दोस्तों, चलिए द एल्केमिस्ट नॉवेल का अगला पार्ट सुनते हैं। पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो सेलम का राजा था उसने सैंटियागो को दो पत्थर दिए थे, एक काला और एक सफ़ेद, भविष्य की संकेतों को समझने के लिए। तो चलिए उससे आगे की कहानी सुनते हैं। लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक दुकानदार ने अपने बेटे को दुनिया के सबसे ज्ञानी पुरुष के पास जाकर सुख का रहस्य समझने को भेजा। वो लड़का 40 दिन तक रेगिस्तान में भटकता रहा और अंत में एक सुंदर किले पर पहुंचा, जो एक पर्वत के शिखर पर बना हुआ था। वो ज्ञानी पुरुष उसी किले में रहता था। लेकिन जब हमारी कहानी के इस मुख्य किरदार ने किले के मुख्य कक्ष में प्रवेश किया, तो वहां उसे कोई संतनुमा आदमी नहीं मिला, बल्कि उसने देखा कि वहां तरह तरह की गतिविधियां जारी थीं। व्यापारी आ जा रहे थे, लोग यहाँ वहाँ खड़े बातचीत कर रहे थे। एक छोटा सा ऑर्केस्ट्रा मध्यम संगीत बजा रहा था और एक मेज थी जिस पर दुनिया के सबसे स्वादिष्ट व्यंजनों की बड़ी थाली रखी हुई थी। वह ज्ञानी पुरुष हर किसी से बात कर रहा था और लड़के को अपनी बारी आने के लिए 2 घंटे इंतजार करना पड़ा। ज्ञानी पुरुष ने पूरे ध्यान से लड़के की बात सुनी कि वह उसके पास क्यों आया था, लेकिन फिर उसने कहा कि ठीक इस वक्त उसके पास सुख का रहस्य समझाने का समय नहीं है। उसने लड़के को सुझाव दिया कि वह महल में घूम घाम कर 2 घंटे बाद उसके पास वापस आए। इस बीच मैं चाहता हूँ कि तुम एक काम करो, ज्ञानी पुरुष ने कहा, और लड़के को एक चम्मच पकड़ा दी जिसमें तेल की 2 बूंदें पड़ी हुई थी। जिस दौरान तुम महल में घूमो, इस चम्मच को इस तरह थामे रखना कि इसका तेल छलकने न पाए। लड़का चम्मच पर अपनी निगाहें गड़ाए हुए महल की कई सीढ़ियां चढ़ने उतरने लगा। 2 घंटे बाद वह उस कमरे में लौटा जहां वह ज्ञानी पुरुष था। क्या तुमने मेरे भोजन कक्ष में टंगे चित्रों से सजे हुए फारसी पर्दे देखे? क्या तुमने मेरा वो बगीचा देखा जिसे बनाने में उस्ताद माली को 10 साल लग गए थे? क्या तुमने मेरे पुस्तकालय में रखे चर्मपत्र के खूबसूरत ग्रंथों की ओर ध्यान दिया? लड़का शर्मिंदा हुआ और उसने स्वीकार किया कि उसका ध्यान उसमें से किसी चीज की ओर नहीं गया था। उसे तो पूरे समय इस बात की फिक्र बनी रही थी कि ज्ञानी पुरुष ने जो चम्मच उसे सौंपी हुई थी उसका तेल छलकने न पाए। तब फिर वापस जाओ और मेरी दुनिया के चमत्कारों को ध्यान से देखो, ज्ञानी पुरुष ने कहा। अगर तुम किसी आदमी के मकान को ही नहीं जानते तो तुम उस आदमी पर भरोसा नहीं कर सकते। लड़के ने राहत की सांस ली, चम्मच उठाई और वापस राजमहल की छानबीन के लिए लौट पड़ा। इस बार उसने छतों और दीवारों की सारी कलात्मक सजावटों को ध्यान से देखा। उसने सारे बाग देखे, अपने चारों ओर खड़ी पहाड़ियां देखी और उस नफासत पर ध्यान दिया जिसके साथ हर चीज का चुनाव किया गया था। वापस लौटने पर उसने ज्ञानी पुरुष को उस सब कुछ के बारे में विस्तार से बताया जो उसने देखा था। लेकिन तेल की वे बूंदें कहाँ हैं जो मैंने तुम्हें सौंपी थी? ज्ञानी पुरुष ने पूछा। जब लड़के ने सर झुकाकर हाथ में थमी चम्मच की ओर देखा तो पाया कि उसका तेल नदारद था। खैर, मैं तुम्हें एक ही सलाह दे सकता हूँ, ज्ञानियों के ज्ञानी उस पुरुष ने कहा। सुख का रहस्य यह है कि दुनिया के सारे आश्चर्यों को देखो और चम्मच में रखी तेल की बूंदों को भी कभी मत भूलो। गरेड़िए ने कुछ नहीं कहा। वो बूढ़े राजा द्वारा सुनाई कहानी को समझ गया था। एक गरेड़िए को भले ही यात्राएं पसंद हो, लेकिन उसे अपनी भेड़ों के बारे में कभी नहीं भूलना चाहिए। बूढ़े ने लड़के की ओर देखा और अपने दोनों हाथों से उसके सिर के ऊपर कुछ विचित्र से संकेत किए। फिर वह अपनी भेड़ों को लेकर वहां से चला गया। टेरिफा के सबसे ऊंचे शिखर पर एक पुराना किला है जिसका निर्माण मोरों ने किया था। उसकी बुर्जों पर खड़े होकर आप अफ्रीका की एक झलक पा सकते हैं। सलेम का राजा मेल्किजेडेक
उस अपराह्न बुर्ज पर बैठा हुआ अपने चेहरे पर लिवेंडर का स्पर्श महसूस कर रहा था। भेड़ें आसपास बेचैन भटक रही थीं। वे अपने नए मालिक के साथ असहज महसूस कर रही थीं और इस बहुत ज्यादा बदलाव की वजह से उत्तेजित थीं। वे सिर्फ भोजन और पानी चाहती थीं। मेल्कीजेडेक एक छोटे से जहाज को देख रहा था जो बंदरगाह से बाहर निकल रहा था। अब वह उस लड़के से कभी नहीं मिलेगा, ठीक उसी तरह जैसे वह अब्राहम से 1 दहाई शुल्क लेने के बाद कभी नहीं मिला था। यही उसका धंधा था। देवताओं की कोई इच्छाएं नहीं होती होंगी क्योंकि उनके कोई प्रारंभ नहीं होते। लेकिन सलेम का राजा बेतहाशा उम्मीद से भरा हुआ था कि वह लड़का कामयाब होगा। ये बहुत बुरी बात है कि वह बहुत जल्दी मेरा नाम भूल जाएगा, उसने सोचा। मुझे यह नाम उसके सामने बार बार दोहराना चाहिए था। फिर वह जब मेरे बारे में बात करता तो कहता कि वह मेल्कीजेडेक है, सलेम का राजा। उसने कुछ लज्जित से भाव से आसमान की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, जैसा कि आपने कहा है, यह अहंकार की इंतहा है, लेकिन एक बूढ़े राजा का इतना हक तो बनता ही है कि वो कभी कभी खुद पर गर्व करे। अफ्रीका कितना अजीबोगरीब है, लड़के ने सोचा। वह एक बार में बैठा हुआ था जो बिल्कुल उन्हीं बारों जैसा था जिन्हें वो टंजियर की संकरी सड़कों के किनारे देखता आया था। कुछ लोग एक विशाल हुक्का पी रहे थे जिसे वे एक दूसरे की ओर बढ़ाते जाते थे। कुछ ही घंटों के भीतर उसने हाथ में हाथ डाले मर्दों और नकाब से ढके चेहरों वाली औरतों को आते जाते देख लिया था, और उन मौलवियों को भी जो मीनारों पर चढ़कर अजान देते थे। और उस दौरान हर कोई घुटने के बल बैठकर अपने माथे जमीन पर टिका देता था। ये विधर्मियों का रिवाज है, उसने मन ही मन कहा। अपने बचपन में उसने गिरजाघर में हमेशा सफेद घोड़े पर सवार सेंट सेंटियागो मोंटमोरोस की छवि देखी थी, जिनकी बगल में नंगी तलवार लटकती रहती थी और घुटने पर झुके ऐसे ही लोगों की आकृतियां होती थीं। वह अंदर ही अंदर बीमार और बुरी तरह अकेला महसूस करने लगा। उन विधर्मियों को देखकर लगता था जैसे उनके भीतर कोई पाप छिपा हुआ हो। इसके अलावा यात्रा की हड़बड़ी में वो एक बात भूल ही गया था, सिर्फ एक बात जो उसे उसके खजाने से लंबे अरसे तक दूर रख सकती थी। इस मुल्क में सिर्फ अरबी ही बोली जाती थी। शराबघर का मालिक उसके पास आया और लड़के ने उस पेय की ओर इशारा किया जो उसके बगल की मेज पर पेश किया गया था। लेकिन उसे पता चला कि वह कोई कड़वी चाय थी। वह तो वाइन पीना चाहता था, लेकिन फिलहाल उसे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उसे जरूरत थी अपने खजाने की चिंता करने की, और इस बात की कि वह उसे हासिल कैसे करे। भेड़ों की बिक्री से उसके बटुए में काफी पैसा आ चुका था, और लड़का जानता था कि पैसा जादुई चीज होती है। जिसके पास पैसा होता है वो वाकई कभी अकेला नहीं पड़ता। बहुत लंबा समय नहीं लगेगा, बल्कि शायद कुछ ही दिनों में वह पिरामिडों पर होगा। सोने का कवच पहने एक बूढ़े आदमी ने महज 6 भेड़ों की खातिर उससे झूठ नहीं बोला होगा। उस बूढ़े ने संकेतों और भविष्य सूचक संकेतों की बात कही थी, और जब लड़का खाड़ी को पार कर रहा था तो उसने भविष्य सूचक संकेतों के बारे में सोचा था। हाँ, बूढ़े को पता था कि वह किस बारे में बात कर रहा था, जो उस समय उसे एंडलूसिया के मैदानों में गुजरा था। उस दौरान उसने ये सीख लिया था कि जमीन और आसमान को गौर से देखते हुए उसे कौन सा रास्ता पकड़ना चाहिए। उसने पता लगा लिया था कि एक खास पक्षी की मौजूदगी का मतलब है कि आसपास कोई सांप है, और एक खास तरह की झाड़ी उस इलाके में पानी की मौजूदगी का संकेत है। यह बात उसे भेड़ों ने सिखाई थी। अगर परमेश्वर भेड़ों को इतनी अच्छी तरह राह दिखाता है तो वो इंसान को भी राह दिखाएगा, उसने सोचा। और ये सोचते हुए उसने बेहतर महसूस किया। अब वो चाय उतनी कड़वी नहीं लग रही थी। तुम कौन हो? उसने सुना कि कोई स्पेनिश में उससे पूछ रहा था। लड़के ने राहत की सांस ली। वह भविष्य सूचक संकेतों के बारे में सोच रहा था और कोई व्यक्ति प्रकट हो गया था।
तुम्हें स्पेनिश कैसे आती है? उसने पूछा। यह नया आगंतुक पश्चिमी वेशभूषा पहने एक नौजवान था, लेकिन चमड़ी के रंग से वह इसी शहर का लगता था। वह करीब करीब लड़के की ही उम्र का था और उसके जितना ही लंबा था। यहाँ लगभग हर कोई स्पेनिश बोलता है। हम स्पेन से सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर ही तो हैं। बैठो, मैं तुम्हारी कुछ खातिरदारी करना चाहता हूँ, लड़के ने कहा। और मुझे एक गिलास वाइन लाने को कहो, मुझे इस चाय से नफरत है। इस मुल्क में वाइन नहीं मिलती, नौजवान ने कहा। यहाँ मजहब उसकी इजाजत नहीं देता। लड़के ने उससे कहा, मुझे पिरामिडों पर जाना है। उसके मुंह से खजाने वाली बात निकलने ही वाली थी, लेकिन फिर उसने उस बारे में ना बोलना ही ठीक समझा। उसने सोचा कि अगर मैं इस अरबी को इस बात बता दूं, तो हो सकता है ये मुझे वहां पहुंचाने के बदले में मुझसे उस खजाने का एक हिस्सा मांगने लगे। उसे बूढ़े की कही वो बात याद आ गई। ऐसी चीज देने का वादा नहीं करना चाहिए जो तुम्हारे पास अभी है ही नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वहां ले चलो गाइड के रूप में। तुम्हारी इस मदद के बदले में तुम्हारा मेहनताना देने को तैयार हूँ। तुम्हें कोई अंदाजा है कि वहां कैसे जाना होता है? उस नवागंतुक ने पूछा। लड़के ने ध्यान दिया कि इस बार का मालिक पास ही खड़ा हुआ था और बड़े ध्यान से उनकी बातचीत सुन रहा था। उस आदमी की मौजूदगी से उसे असहजता महसूस हुई, लेकिन अब जबकि उसे एक गाइड मिल गया था, वह इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। तुम्हें सहरा का पूरा रेगिस्तान पार करना होगा, नौजवान ने कहा, और इसके लिए तुम्हें पैसे की जरूरत होगी। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारे पास पर्याप्त पैसा है? लड़के को यह सवाल विचित्र सा लगा, लेकिन लड़के को बूढ़े की कही बात पर भरोसा था। उसने कहा कि जब तुम वाकई कुछ जानना चाहते हो, तो पूरा संसार हमेशा एकजुट होकर तुम्हारे पक्ष में योजना बनाने लगता है। उसने अपने बटुए से पैसा निकाला और नौजवान को दिखाया। बार का मालिक भी पास आकर देखने लगा। उन दोनों आदमियों ने आपस में अरबी में कुछ कहा, जिससे बार का मालिक कुछ चिढ़ा हुआ सा दिखाई दिया। हम यहाँ से बाहर चलते हैं, नवागंतुक ने कहा। वह चाहता है हम जाएं। लड़के ने राहत की सांस ली। वह बिल का भुगतान करने खड़ा हुआ, लेकिन बार के मालिक ने उसे पकड़ लिया और नाराज होता हुआ उस पर बरस पड़ा। लड़का हट्टा कट्टा था और वह इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहता था, लेकिन फिर यह सोचकर उसने इरादा बदल दिया कि वह एक पराये मुल्क में था। उसके नए दोस्त ने मालिक को परे धकेल दिया और लड़के का हाथ खींचता हुआ उसे बाहर ले आया। वो तुम्हारा पैसा हड़पना चाहता था, उसने कहा। टैंजियर अफ्रीका की बाकी जगहों जैसा नहीं है। ये बंदरगाह है और हर बंदरगाह के अपने चोर होते हैं। लड़के के मन में अपने इस नए दोस्त पर भरोसा जागा। उसने एक खतरनाक स्थिति से बाहर निकलने में उसकी मदद की थी। उसने अपने पैसे निकाले और उनको गिना। हम कल तक पिरामिडों पर पहुंच सकते हैं, नौजवान ने पैसे लेते हुए कहा, लेकिन इसके पहले मुझे 2 ऊंट खरीदने होंगे। वे टेंजियर की संकरी गलियों में चल पड़े। हर कहीं तरह तरह के सामान की छोटी छोटी दुकानें लगी हुई थीं। वे एक विशाल चौक के बीच पहुंचे जहां बाजार लगा हुआ था। वहां हजारों की तादाद में लोग आपस में बहस कर रहे थे, सामान खरीद और बेच रहे थे। चाकू छुरों के बीच सब्जियां बिक रही थीं। तंबाकू के साथ साथ बेचे जाने वाले के लिए कालीन प्रदर्शित थे। लेकिन लड़का पूरे समय अपनी आंखें अपने नए दोस्त पर जमाए हुए था। आखिरकार उसका सारा पैसा उसी के पास था। पहले तो उसके मन में आया कि उससे पैसा वापस मांग ले, लेकिन फिर उसे लगा कि यह दोस्ताना रवैया नहीं होगा। उसे उस पराये मुल्क के दस्तूरों के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। मैं सिर्फ उस पर निगाह रखूंगा, उसने मन ही मन कहा। वह जानता था कि वह अपने इस दोस्त से कहीं ज्यादा मजबूत है। अचानक इसी सारी उधेड़-बुन में उसे एक ऐसी बेहद खूबसूरत तलवार दिखाई दी, जैसी उसने कभी नहीं देखी थी। उसकी मयान पर चांदी की पिचकारी थी और उसकी मुठ काली थी तथा उस पर बेशकीमती रत्न जड़े हुए थे। लड़के ने ही मन तय किया कि मिस्र से लौटने के बाद ये तलवार खरीद लेगा। जरा उस दुकानदार से पूछो कि वह तलवार कितने की है, उसने अपने दोस्त से कहा। तभी उसे एहसास हुआ कि तलवार देखने के चक्कर में उसका ध्यान क्षणों के लिए भटक गया था। उसका दिल अंदर धंस गया।
जैसे उसकी छाती ने उससे सहसा जोर से दबा दिया हो। वह निगाहें दौड़ाकर देखने से डर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि उसका नतीजा क्या होगा। वह कुछ देर और उस खूबसूरत तलवार को देखता रहा, तब जाकर वह गर्दन घुमाने की हिम्मत जुटा पाया। उसके चारों तरफ बाजार था, लोग आ जा रहे थे, आवाजें लगा रहे थे और खरीदारी कर रहे थे, और वातावरण में खानों की चीजों को अजीबो-गरीब गंध फैली हुई थी। लेकिन उसे अपना वह नया साथी कहीं नहीं दिखाई दिया था। लड़का खुद को विश्वास दिलाना चाहता था कि उसका दोस्त संयोगवश उससे जुदा हो गया है। उसने तय किया कि वो वहीं रुककर उसका इंतजार करेगा। वो इंतजार ही कर रहा था कि तभी एक मौलवी पास की एक मीनार पर चढ़कर अजान देने लगा। बाजार के सारे लोग अपने अपने घुटनों पर झुक गए। उन्होंने अपने माथे जमीन पर टिका दिए और खुद भी नमाज पढ़ने लगे। इसके बाद सारे के सारे दुकानदारों ने कामकाजी चींटियों की तरह अपनी दुकानें समेटी और वहां से चल पड़े। सूरज भी विदा ले रहा था। लड़के की निगाहें कुछ देर डूबते सूरज की राह की पीछा करती रहीं। आखिर वह चौक को घेरते सफेद मकानों के पीछे ओझल हो गया। उसने याद किया कि सुबह जब वह सूरज उगा था, तब वह एक दूसरे महाद्वीप पर था। 60 भेड़ों को हाँकता एक चरवाहा था और एक लड़की से मिलने जाने का इंतजार कर रहा था। उस सुबह जाने पहचाने मैदानों से गुजरते हुए उसे उस एक एक घटना के बारे में पता था जो उसके साथ होने वाली थी। लेकिन अब जब सूरज डूबने को था, वह एक बिल्कुल अलग मुल्क में था, एक अजनबी मुल्क के बीच एक अजनबी, जहाँ की ज़बान तक वह नहीं बोल सकता था। अब वह गडेरिया नहीं रह गया था और अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। पैसा भी नहीं था कि वो वापस लौट सकता और सब कुछ नए सिरे से शुरू कर सकता था। यह सब कुछ सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच घटित हो गया था। लड़के ने सोचा। उसे खुद पर दया आ रही थी और वह अपनी जिंदगी के इस तरह अचानक और जबरदस्त ढंग से उलट-पुलट हो जाने को लेकर मन ही मन विलाप कर रहा था। दोस्तों, आज की कहानी यहाँ तक ही। अगले एपिसोड का फिर से आपको सुनाऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय।